गणितीय प्रोग्रामिंग को निम्न में से किसके द्वारा प्रचारित किया जाता है? मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इज प्रोपोगेटेड बाय, ऑप्शंस आर B.F. स्किनर, ए क्राउनर, रॉबर्ट मेयर, ये थॉमस एफ गिलबर्ट। इनमें से किसने गणितीय प्रोग्रामिंग को आगे लेके जाया, इनके प्रचार किया, उसको प्रोपोगेट किया, आगे बढ़ाया, जो गणित की प्रोग्रामिंग होती है? तो कौन थे इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस एफ गिलबर्ट जो थे, इन्होंने गणितीय प्रोग्रामिंग को आगे प्रोपोगेट किया। यानी कि ये बोलते थे कि किसी भी सब्जेक्ट में बात करें अगर गणित की, तो मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? A.F. गिलबर्ट कहते हैं, गणित में स्पेशली कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट नंबर 4 है प्रीवियस, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ से आपको समझ बनेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए किस तरीके के पेपर पूछे जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए पेडागोजी का पार्ट, और इसमें न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चन भी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको इंक्लूड किया है। उत्तराखंड टेट स्पेशली अगर हम बात करें, प्रीवियस जितने भी सेशन है आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। समुदाय संसाधन का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जा सकता है? तो फॉलोइंग टॉपिक कैन बी टॉट वेल यूजिंग कम्युनिटी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, यानी कि समुदाय संसाधन जिसको कहते हैं। समीकरण को पढ़ाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, वृत्त को पढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो सर्किल वाला टॉपिक है उसको। बैंकिंग को पढ़ाया जा सकता है ना, या फिर आरेख यानी कि ग्राफ्स जो होते हैं। तो किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कम्युनिटी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम क्या चीज अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो बैंकिंग वाला क्षेत्र है उसमें हम कम्युनिटी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसको अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, यानी कि समुदाय संसाधन का प्रयोग करके। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट, एक नैदानिक परीक्षण में निम्न में से किस पर जोर दिया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट एम्फेसिस ऑन, किस चीज पर फोकस करता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। उपचारात्मक शिक्षण है ये, प्रश्न तैयार करना है, पुनः पढ़ाना है, या मूल कारणों का पता लगाना? डायग्नोस्टिक यानी कि आपको फाइंड आउट करके लेके आनी है कहाँ बच्चे में कमियां हैं। तो ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं मूल कारणों का पता करना, रूट कॉज जो बोला जाता है, रूट कॉज। और जब इन कारणों का पता चल जाता है तो उसके बाद जो टीचिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। दोबारा पढ़ाया जाता है बच्चों को उनकी जो वीकनेस है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बात क्लियर हुई? तो इसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक का मतलब पहले आप पता लगाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, रूट कॉज, मूल कारण का पता करेंगे कि बच्चा कहाँ पर समझने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। हो सकता है कि टीचर के पढ़ाने में का तरीका अच्छा ना हो, बच्चे को किसी और मेथड के थ्रू समझ में आता हो, पेपर पेंसिल टेस्ट में वो परफॉर्म ना कर पाता हो। तो इन कारणों का पता लगाना है, कौन सा ऐसा कारण है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को फिर दोबारा से पढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं रेमेडियल। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समुच्चय जिसमें केवल एक तत्व होता है उसे कहा जाता है? इस सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अगर सेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पेडागोजी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसको सिंगलटन समुच्चय बोलते हैं, यानी कि सिंगल सेट बोलते हैं इसको। यूनिटी सेट बोलते हैं इसको, यानी कि यूनिटी समुच्चय कहा जाता है। जीरो समुच्चय या फिर नल नल सेट बोलते हैं इसको, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सिंगलटन समुच्चय जो होता है जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, केवल एक ही एलिमेंट पाया जाता है, तो सिंगलटन समुच्चय होता है। यूनिटी समुच्चय में क्या होता है, जो सेट होता है उसमें केवल एक ही यूनिट होती है, सिंगल यूनिट, है ना। और इसमें सिंगल समुच्चय। और जीरो में यानी कि कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो जीरो समुच्चय कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट, शिक्षण की शुरुआत करते समय शिक्षक कुछ परिचयात्मक प्रश्न पूछता है। इस तरीके के सवाल डैश के लिए पूछे जाते हैं, यानी कि जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करता है टीचर तो कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्यों पूछे जाते हैं? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने हेतु, छात्रों को प्रेरित करने यानी मोटिवेट करने हेतु, ज्ञात से अज्ञात यानी कि अननोन से नोन से अननोन की तरफ छात्रों को ले जाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कि भाई जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, तो कुछ इंट्रोडक्टरी की भाई इस टॉपिक पे, सपोज हम आज वाटर के चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे या ज्योमेट्री के, तो बच्चों से हम पूछेंगे भाई आप ज्योमेट्री से क्या समझते हैं, ज्योमेट्री में जो शेप्स होती हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो कुछ ऐसे परिचयात्मक क्वेश्चन हम करेंगे, तो इससे बच्चे को ध्यान आकर्षित होता है नए टॉपिक की ओर, छात्र प्रेरित होते हैं उस टॉपिक को सीखने के लिए, और अननोन से यानी कि नोन से ज्ञात से, नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं इस विधि के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ज्योमेट्री में इस
सिद्ध करने की सबसे सामान्य विधि क्या है? द मोस्ट कॉमन वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति की बात करें तो उसमें सिद्ध प्रूफ करने की सबसे कॉमन विधि क्या है? विवेचनात्मक विधि है, निगनात्मक विधि है, प्रतिवान द्वारा सिद्ध करना, या समतुल्य उदाहरण देकर सिद्ध करना। तो राइट आंसर है सबसे ऑप्शन नंबर डी, निगनात्मक, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिडक्टिव। बात क्लियर हुई? एक होती है इंडक्टिव और एक होती है DUDCTIT, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव मेथड। तो इस मेथड के थ्रू क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं, रूल से एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। बात क्लियर हुई? तो ये क्या है? डिडक्टिव मेथड। और एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सी गणितीय उत्सुकता के लिए जिम्मेदार योगदान कारक नहीं है? नॉट पूछा गया है। जो फैक्टर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिक एंजाइटी, जो एंजाइटी पर जिसका कोई भी, यानी कि जिसमें उत्सुकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तब एंजाइटी का मतलब होता है किसी चीज से आप परहेज करते हैं, या कि कोई चीज करने से पहले आपको उस चीज से डर लगता है, मन में घबराहट फील होती है, तो वो कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है? नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, परीक्षा प्रणाली यानी कि इवैल्यूएशन सिस्टम, लिंग यानी कि जेंडर, पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम। तो देखिए मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें जिसमें बच्चा एंजाइटी का जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो जेंडर होता है ना, यानी कि स्टूडेंट फीमेल है या फिर मेल है, इससे फर्क नहीं पड़ता गणित में, है ना। तो गणित इन चीजों पे एंजाइटी फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। हो सकता है बच्चा जब डरे तो विषय की प्रकृति को लेकर डरे, परीक्षा प्रणाली को लेकर डरे, पाठ्यक्रम गणित से डरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीमेल स्टूडेंट है तो वो मैथमेटिक्स से डरेगा और मेल है तो वो मैथमेटिक्स से नहीं डरेगा, उसको एंजाइटी नहीं होगी। तो ये लिंग वाला फैक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उच्च प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरियस टीचिंग एग्जाम में इस चीज को पूछा गया है, सीटेट यूपीटेट में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं कि मैथमेटिक्स में अपर प्राइमरी लेवल में क्या मेजर प्रॉब्लम है टीचिंग करने में? शिक्षक की शिक्षण विधि यानी कि जो टीचर पढ़ाता है उसका मेथड सही नहीं है, कक्षा परिचालन, या फिर लिंग मुद्दा यानी कि जेंडर वाला, गणितीय उपकरणों का उपयोग यानी कि जो मैथमेटिकल टूल है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाते हैं टीचर्स। तो क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। देखिए शिक्षक की शिक्षण विधि, भाई गणित में बहुत इंपॉर्टेंट रोल और भूमिका निभाती है शिक्षण विधियां, क्योंकि गणित क्या है? गणित है सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट। इसको आप अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे, एक अलग मेथड का इस्तेमाल नहीं करोगे, एक ही मेथड से पढ़ाते चले जाओगे, तो बच्चा यहाँ पर सीखने में प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो शिक्षक की जो शिक्षण विधियां हैं उन पर बदलाव करने की जरूरत है। ये मेजर प्रॉब्लम है गणित पढ़ाने की। अपर प्राइमरी लेवल पर देखते हैं कि बच्चे गणित पढ़ने से कतराते हैं, उसका रीजन क्या है कि टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए गणित फिर उनको भयभीत करता है। नेक्स्ट, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, भाई क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी लैंग्वेज में बता दूंगा इस तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों के बीच का अंतर ज्ञात करें। इफ द angle of a triangle are in the ratio 2:3:4, the difference between smallest and largest angle क्या होगा? तो देखो रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है? ट्राइंगल का रेशियो दे रखा है। तो लेट द रेशियो विल बी, लेट कर लो यहाँ पर 2x, 3x एंड 4x। ये किस चीज का रेशियो है भाई? ये एंगल्स का रेशियो है, कोणों का रेशियो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सम होता है यानी कि जो जोड़ होता है गणित की, सॉरी अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स आप लोगों को पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब इसको हम कर देते हैं सम ऑफ एंगल्स, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x विल बी 180। यहां से आप क्या निकाल के ले आओगे? x की वैल्यू निकाल के ले जाओगे। 3 + 2 5 प्लस 4 9x, कितना हो गया? 180, यानी कि 9x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय, यहां से 9 हटा दो, कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 20 आ गई। अब इस x की वैल्यू इन एंगल्स में रख दो, तो 2 × x कितना हो गया? 20 था, 40 आ गया। 3 × 20 कितना हो गया? 60 आ गया। 4 × 20 कितना आ गया? 80 आ गया। अब ये बोलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल, तो ये एंगल हमारे पास निकल आए हैं। लार्जेस्ट एंगल कितना है? 80, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 40। तो दोनों को लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कर दो तो कितना आ गया हमारे पास? ठीक है, 2 × 4 40। ये तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 40 आ गया। राइट आंसर क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया भाई? भाई देखो एंगल्स दिए गए हैं रेशियो में, तो हमने एंगल्स को एज्यूम कर लिया 2x 3x 4x। इन एंगल्स का योग कितने के बराबर होता है? 180 के। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठाकर हमने इसमें रख दी। अब हमें क्या निकालना है? जो बड़ा एंगल और छोटा एंगल के बीच का अंतर। तो बड़ा एंगल हमारे पास 80 आया था, छोटा एंगल हमारे पास 40 आया था, दोनों को डिफरेंस कर लिया 40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 60 डिग्री का संपूरक कोण डिग्री में है? संपूरक कोण क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ डिग्री 60? अब देख लो सप्लीमेंट्री एंगल को समझते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 तक जाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो 0 से 90 तक के बीच के एंगल होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और 0 से जो 180 डिग्री तक के बीच के एंगल होते हैं उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि संपूरक कोण बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इनका जो मेजर्स होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर बोला गया है 60 डिग्रीज, है ना। तो आपको क्या निकाल के लेके आना है? एंगल फाइंड आउट करना है, विच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 में से माइनस कर दो, कितना? 60 डिग्री। तो क्या बचा आपके पास? 120 डिग्रीज। वेरी सिंपल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। कौन 60 का संपूरक कोण कौन सा? संपूरक का मतलब होता है कि 180 में से आप देखोगे, है ना। 60 का संपूरक यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 का कोण बना रहा है। सपोज ये एंगल कितना हमारे पास? 60। टोटल एंगल हमारे पास कितना आता है? टोटल एंगल होता है हमारे पास 180। तो इस 180 में से 60 माइनस कर दिया, तो ये आपका कितना बच गया? 120। अब देख लो ये 100 किससे ज्यादा है? 90 से ज्यादा है, और 180 से कम है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि समकोण त्रिभुज के अन्य दो कोण या अन्य दो पक्ष 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो कोण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार देख लो बस। समकोण त्रिभुज बना लो भाई, ये बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या हो गया? इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी। ओके, ये क्या है? हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये क्या है? बेस, यानी कि आधार। ये क्या है? लंब, यानी कि इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो आपको पता है भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो, कर्ण की लंबाई पूछी गई है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। बाकी दो भुजाएं कितनी है? 40, और दूसरी कितनी है भाई? 38। 40 और 30। तो देखो हाइपोटेनियस का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो किन दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना? हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 40। बेस कितना है हमारे पास? 30 का स्क्वायर। बात क्लियर हो गई भाई? तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 प्लस 900। तो यहाँ h स्क्वायर था, h का स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2500। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई h की वैल्यू? h की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। भाई राइट एंगल ट्राइंगल की बात की थी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही हमने किया। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है, बेस की वैल्यू दी गई है, दोनों को जोड़ दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया, 2500 आ गया। कितना निकला? वर्गमूल हटाया तो इसका 50 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 50। बात क्लियर? नेक्स्ट, एक समबाहु भुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भाई एक फॉर्मूले की जरूरत है, क्वेश्चन हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए स्टूडेंट छोड़ के आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी निकाल लेने वाले क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो पॉलीगन के जो साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं? n साइड्स होती हैं। तो पॉलीगन की साइड्स का जो फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू जो इंटरनल या आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किस तरीके से निकालते हैं? इंटरनल एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज। तो आंतरिक कोण की वैल्यू हमें दी गई है, भुजा निकालनी है। n क्या है यहाँ पर? भुजा। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, आंतरिक कोण कितने दिए गए? 1440 दिया गया है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकाल के लेना है? n की वैल्यू निकालनी है। तो n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा यहाँ से 10। सॉल्व कर लेना, n की वैल्यू 10 आएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हुई? बस आपको याद रखना समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग या इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? n-2 गुणा 180। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1440। n की वैल्यू निकालनी है, जो उसकी भुजाएं होती है वो आ गई हमारे पास निकल के। क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
भाई एक त्रिभुज दे रखा है ABC, दूसरा त्रिभुज दिया है DEF, इसमें एंगल C एंगल F के बराबर है, AC DF के बराबर है, BC EF के बराबर है। यदि AB इज इक्वल टू इतना और D इज इक्वल टू 5x-4 तो x का मान बताना है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, देखने में बहुत टफ लग रहा है। एक ही बार में बता दूंगा, देखो दो त्रिभुज बना लो ABC, दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है DEF। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल C, एंगल C कहाँ है, ये रहा एंगल C, किसके बराबर है, एंगल F के। कहाँ है एंगल F, ये है, तो दोनों एंगल क्या है, बराबर है। और क्या कहता है क्वेश्चन में, AC जो है DF के बराबर है। AC कहाँ है, AC भुजा ये है, AC ये वाली भुजा DF के बराबर, यानी कि इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, दो भुजा दो कोण बराबर हो गए। और ये बोलता है BC जो है EF के बराबर है, BC ये है, EF ये है। अब दो भुजा एक कोण बराबर हो गई, तो तीसरी भुजा भी त्रिभुज की दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होगी, यानी कि AB किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। बात क्लियर। AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 2x-1, कहाँ से आई, क्वेश्चन से, ये रहा ऊपर क्वेश्चन में दिया। D की वैल्यू कितनी दी गई है, 5x-4, कहाँ दी गई है, ये दी गई है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इज इक्वल टू 5x-4 प्लस 1, कितना आ गया, 5x-3, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 2x माइनस 5x इज इक्वल टू -3, तो ये जो -3x इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई भाई। एक कोण और दो भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा आपस में बराबर होगी, यानी कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होंगे। ये क्या होता है, एक थ्योरम होती है जिससे हम प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब देख लो भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इक्वेशन का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। यदि x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 का मान कितना होगा। तो देखो भाई, इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें इस क्वेश्चन को समझना है। तो देखो इक्वेशन देख लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। तो इसको हम x से डिवाइड कर दो, इसको इस पूरी को x से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, x से विभाजित करने पर x माइनस 4 प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बात क्लियर, बात क्लियर होगी भाई, कहाँ से आया निकल के। तो ये हो गई हमारे पास वैल्यू, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब बस हमें एक फॉर्मूला लगाना है, क्या है वो फॉर्मूला, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या, देखो ये हमने x प्लस 1/x निकाला था, इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, इधर 4 का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद देखो इसको खोलोगे आप, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा इधर। और इधर जब आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2, बस 2 ही आएगा, इज इक्वल टू 16। इधर हमारे पास 16 चल रहा है। अब 16 को इधर लेके आओ तो x² प्लस 1/x² कितना आ गया, 14। बात क्लियर, इतना समझ में आ गया। देखो x² की टर्म में आ गया, हमें किस में लेके आना है, 6 की टर्म में लेके आना है। यहाँ कितना दिया, 6 लिया है। अब इसका पूरे का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर दें। अगर हम देखो x² प्लस 1/x² का पूरा होल क्यूब कर दें, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3 इंटू x² प्लस 1/x²। अब देखो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 14 आई थी। यहाँ पुट कर दो, x की पावर 6 प्लस इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, x की पावर -6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 14 यहाँ आ जाएगा। बात क्लियर हुई। तो देखो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 प्लस 2744 2744 इज इक्वल टू ये वाली टर्म जो चल रही है। अब इस टर्म में हम किसके बराबर हो जाएगी, 14 का क्यूब हो जाएगा। ये मैंने 14 का क्यूब ही लिख दिया है यहाँ पर, है ना। माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2702 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर आएगी। बात क्लियर हो गई। क्या करना था, ये जो इक्वेशन थी इसको x से भाग कर दो। x से भाग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1/x आएगा। इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या था हमारे पास, 4 था। तो x² प्लस 1/x² 14 के बराबर आएगा। अब इसका होल क्यूब कर दो, होल क्यूब को करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर 6, और यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास 2702। आसान है, टफ नहीं है। यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 200
279 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना होगा भाई? a माइनस बी का होल क्यूब खोलोगे तो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये होता है भाई इसका फॉर्मूला। अब इसमें देखो a माइनस बी का वैल्यू डालो, ऊपर कितनी दी गई है? 3 दी गई है, बस 3 लिख दो यहाँ पर। 3 का स्क्वायर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो किसके बराबर होगी? 9 के बराबर होगी। 9ab इज इक्वल टू 3 3 9, सही है। 9ab इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 352। कैसे आई ये? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दी गई है 279, और इधर से कितना आ गया? 3 3 9, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया, तो इसको हमने लिख दिया 9ab। इसको सॉल्व किया 352। 9ab इज इक्वल टू 352, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास निकल कर 28। बात क्लियर? अब फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर? a माइनस बी की वैल्यू दी गई 3 का स्क्वायर प्लस 4ab की वैल्यू कितनी दी गई है? अभी निकाली हमने आगे 28। a प्लस बी का होल स्क्वायर की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? हमारे पास निकल के आ जाएगी 11। स्क्वायर जब हटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। तो हमें किसका मान निकालना था? हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप आराम से कर सकते हो, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या हुई? फॉर्मूले से निकाल दो, ए प्लस बी क्यूब। हाँ, ए प्लस बी, रुक जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। सारी वैल्यूज आप आपके पास है, आंसर पुट कर सकते हो। देखो कैसे, a प्लस बी का वैल्यू कितनी है यहाँ पर? हमारे पास 11 निकल के आई है। ये हमें वैल्यू निकालनी है 3, ए बी की वैल्यू हमारे पास 28 है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 का बी। थोड़ा सा लेंदी हो गया ये सवाल, लेकिन आराम से हो जाएगा अगर आपको ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आता होगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ए माइनस बी, इससे हमने पूरा सॉल्व किया। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।